हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर को बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर दिया है वह है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस वीडियो में हम इस फर्स्ट चैप्टर को बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा देखा जाता है कि जब हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत में ही बहुत सारे क्रियाकलाप दी हुई रहती हैं और इस क्रियाकलाप को जब हम पढ़ते हैं पॉइंट वाइज तो बहुत ही जल्द उसमें एक तरह का उबाऊपन आ जाता है और चैप्टर में जो है हमारी रुचि कम होती जाती है। तो इसी उबाऊपन से बचने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और पूरे चैप्टर में दिए गए डिफरेंट टॉपिक्स को बारीक से समझें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। इसमें हमें पदार्थ का भौतिक स्वरूप को जानना है। इसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। साथ ही साथ पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होती हैं इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तापमान की कौन कौन सी मात्रक हैं और एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इसके लिए भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही हम वाष्पीकरण के बारे में भी समझेंगे और लास्ट में जो इस दिए हुए चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम समझ लेंगे। तो आइए चैप्टर हम शुरू करते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर पदार्थ है क्या। हर वह चीज जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है, जैसे पत्थर, कागज, लकड़ी, वायु, जल इत्यादि। एक्चुअली वे सभी चीज जो स्थान घेरती हैं और जिसमें द्रव्यमान हो वह पदार्थ कहलाती हैं और यही डेफिनेशन जो है ये पदार्थ का डेफिनेशन है। अब हम अपने चारों ओर बहुत सारे वस्तुएं देखते हैं, कागज, लकड़ी, कोयला, पत्थर, ये सारे चीज जो है ये पदार्थ हैं। साथ ही पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी आप एक पदार्थ ले लें, चाहे कोयला ले लें या लोहा ले लें जो आपके सामने है, तो कोई भी एक पदार्थ जो है ये अत्यंत छोटे कणों से बने होते हैं। ये कण की साइज इतनी छोटी होती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है ये अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण इतने छोटे होते हैं कि खाली आंख से इसकी जो स्वरूप है उसको हम देख नहीं सकते हैं और इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब किसी भी पदार्थ जो है ये कणों से मिलकर बने होते हैं और कणों के बीच जो है पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इसको समझने के लिए आप इमेजिन करें कि एक कांच की ग्लास है और उस ग्लास में कांच की गोलियां आपने ले ली। तो कांच की गोलियों से जब उस ग्लास को हम भर देते हैं तो गोलियों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होती हैं और जब इसी ग्लास में हम ऊपर से पानी डालते हैं तो ये पानी जाकर गोलियों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें समा जाती हैं। तो ठीक ऐसे ही होता है कि किसी पदार्थ जो है ये कणों से मिलकर बने होते हैं और कणों के बीच जो है पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो है कुछ इसी तरह का होता है। पदार्थ के कणों की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वह होती है कि ये कण हमेशा गतिशील होती हैं, चाहे ये गति कंपन गति हो या एक स्थान से दूसरे स्थान की गति हो। यानी कोई भी पदार्थ चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनकी जो कण है इन कणों में हमेशा एक तरह की गति होती है और ये गति जो है ये गति के कारण ही पदार्थ कभी ठोस अवस्था में होती है तो कभी द्रव में तो कभी गैस में। और दूसरी जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, वह है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और ये दूरी अगर कम होगी तो आकर्षण बल अधिक होगा और ये अगर दूरी अधिक होगी तो आकर्षण बल कम होगा। तो इस तरह पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है इसको हम 5 पॉइंट्स के अंतर्गत समझ लेते हैं। अब हम पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में एक नजर डाल लेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस।
ठोस के अंतर्गत आपका आ गया लोहा, कांच, लकड़ी, और द्रव में जैसे जल, पेट्रोल, और उसी प्रकार गैस में वायु, ऑक्सीजन इत्यादि। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ पदार्थ को हम ठोस रूप में जानते हैं, कुछ पदार्थों को द्रव और कुछ पदार्थों को गैस रूप में। अब ठोस जो है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट्स की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ठोस वस्तुओं की आकृति तथा आयतन निश्चित होती हैं। आप इमेजिन करें कि एक क्रिकेट बॉल है। इस क्रिकेट बॉल को अगर आप ग्राउंड में छोड़ें या बाल्टी में रखें या कहीं भी रखें तो इसकी जो आकृति है वह गोलाकार होगी और गोलाकार ही रहेगी। साथ ही इसकी जो आयतन है वो आयतन भी निश्चित होगी, आयतन भी चेंज नहीं होगी जब तक कि बाहर से उस पर कोई बॉल हम नहीं डालें। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट है वह है कि इसमें पदार्थ के कण काफी पास पास होते हैं और पास पास होने के कारण इसमें आकर्षण बल अधिक होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल किसी दूसरे अवस्था के तुलना में अधिक होती है, और आकर्षण बल अधिक हो जाने के कारण ठोस वस्तुओं में जो कण होती हैं और इसकी जो गति होती है वह कंपन प्रकार की होती है, यानी कंपन गति होती है। जिस तरह हमने ठोस अवस्था को समझा वैसे ही द्रवावस्था को भी समझ लेंगे। पहला पॉइंट है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। अब इमेजिन करें कि एक बोतल में आपने पानी ले लिया। अब इस बोतल के अंदर जो पानी है उसकी आकृति कैसी होगी? तो निसंदेह उसकी जो आकृति होगी वो बोतल की आकृति की जैसी ही आकृति होगी। अब इसी पानी को जब आप एक ग्लास में डाल देते हैं तो ग्लास के अंदर इस द्रव का, इस पानी का जो आकृति होगा वह एक ग्लास की तरह ही आकृति होगी। यानी द्रव की जो आकृति है ये अनिश्चित होती है, ये चेंज होती है, लेकिन उसकी जो आयतन है वह आयतन निश्चित होती है। अगर आप 1 लीटर द्रव ले लें तो उसको अगर डिफरेंट वेसल्स में रखें तो उसकी जो आयतन है वह 1 लीटर ही रहेगी, उससे कम या ज्यादा नहीं होगी। लेकिन इसकी आकृति जो है ये आकृति चेंज होगी वर्तन की आकृति के अनुसार। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट जो है द्रवावस्था का कि इसमें पदार्थ के कण अपेक्षाकृत दूर होने के कारण उनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। तो चूंकि हमने पहले ही बताया कि 2 कणों के बीच की दूरी अगर अधिक होगी तो आकर्षण बल कम होगा। तो होता क्या है कि ठोस में कणों के बीच की दूरी कम होती है और द्रव में ठोस की तुलना में दूरी कुछ अधिक होती है, और दूरी अधिक होने के कारण इसमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होती है, द्रव अवस्था में उससे कम होता है और गैसीय अवस्था में नगण्य यानी सबसे कम होता है। गैसों का व्यवहार ठोस या द्रव की तुलना में कुछ अलग होता है। पहला जो पॉइंट है कि गैस का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। कोई भी गैस को जब हम किसी बर्तन में डालते हैं, किसी वेसल में रखते हैं, तो ये गैस का जो आयतन और आकृति दोनों उस वेसल की आयतन और आकृति के अनुरूप हो जाती हैं। तो हम जैसे देखें कि ठोस का आयतन और आकृति निश्चित होती है, जबकि द्रव का जो है ये आयतन तो निश्चित होती है लेकिन आकृति अनिश्चित होती है, और इसके जस्ट उल्टा गैस में दोनों ही अनिश्चित होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसमें पदार्थ के जो कण होती हैं वह ठोस या द्रव की तुलना में काफी दूर दूर तक होती हैं, और ये पदार्थ के कण काफी दूर होने के कारण उसमें आकर्षण बल बहुत ही कम यानी नगण्य होता है, और यही नगण्य बल के कारण ही गैस की जो आयतन है वह अनिश्चित होती है। तीसरा पॉइंट है ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता यानी कंप्रेशन काफी अधिक होती है। आप बल लगाकर
गैस को दबा सकते हैं। अगर आप फोर्स लगाते हैं तो गैस को जो है बहुत कम आयतन में ही उसको संपीड़ित किया जा सकता है। तो ये जो उसका कैरेक्टर्स हैं, इसी को हम कंप्रेशन कहते हैं। यानी गैस को बल लगाकर प्रेशर देकर उसको दबाया जा सकता है। खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी या अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। जो गैस सिलेंडर हम अपने घरों में यूज करते हैं उसमें एलपीजी गैस भरी हुई रहती है और ये गैस काफी हाई प्रेशर में रहने के कारण ये लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर रहती है और जैसे ये गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है तो ये गैस फॉर्म में निकलती है। यानी कोई भी गैस को जब हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है तो ये गैस लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। उसी प्रकार अस्पताल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है उस सिलेंडर में भी ऑक्सीजन गैस हाई प्रेशर के कारण लिक्विड स्टेट में बनी हुई रहती है। अगला महत्वपूर्ण बात जो है कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, इसको इंग्लिश में हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहेंगे, का उपयोग होता है। प्रदूषण के स्तर को एनवायरनमेंट में कम करने के लिए आजकल पेट्रोल या डीजल के अलावा सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर में गैस को स्टोर किया जाता है और हाई प्रेशर में रहने के कारण ये जब सिलेंडर के अंदर या उसके टैंक के अंदर रहती हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में रहती हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी गैस को जब हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है तो हाई प्रेशर के कारण ये गैस लिक्विड स्टेट में स्टोर रहती है। अब तक के डिस्कशन में हमने पदार्थ की अवस्था के बारे में जानकारी ले लिया। चूंकि पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था में किस तरह का परिवर्तन होता है, कब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्थ परिवर्तित हो जाती है। अब आप इमेजिन करें कि कोई एक ठोस पदार्थ है, वो ठोस अवस्था में है। जब इस पदार्थ को आप हीट देंगे, उष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये ठोस पदार्थ जो है ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। उसी प्रकार जब किसी लिक्विड को, किसी द्रव को आप हीट करेंगे, उष्मा देंगे तो ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यानी ठोस को गर्म करने से द्रव बनती है और द्रव को गर्म करने से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है। उसी प्रकार अगर किसी गैस को आप शीतलता देंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो ये गैस पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी और जब द्रव को और ठंडा करेंगे और इसमें शीतलता आएगी तो ये द्रव अवस्था पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर पुनः द्रव और द्रव से ठोस, ये जो साइकिल है ये टेम्परेचर चेंज यानी हीट, उष्मा के आदान प्रदान के अनुरूप ये पदार्थ की जो अवस्था है यह अवस्था में परिवर्तन होती है। अब हम इस चैप्टर में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। पहली बात है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। एक ऐसा टेम्परेचर जब एक ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होती है, द्रव में चेंज हो जाती है, तो इसी टेम्परेचर को, इसी मिनिमम टेम्परेचर को हम उस ठोस पदार्थ की गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर आप बर्फ का एग्जांपल लें तो बर्फ का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये बर्फ पानी में चेंज होने लगती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट है जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उससे इसका क्वथनांक कहा जाता है। जब किसी लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो ये जो है किसी खास टेम्परेचर पर, एक मिनिमम टेम्परेचर पर जब पहुंचता है तो ये उबलने लगता है और उबलकर वह लिक्विड जो है वह गैसीय अवस्था में चेंज होने लगता है। तो इसी मिनिमम टेम्परेचर को क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी
वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलने लगता है और उबलकर गैसीय अवस्था में चेंज होने लगता है, तो इसी टेम्परेचर को हम क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप बर्फ का एग्जाम्पल ले लें तो वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया, और जल का जो क्वथनांक होगा वह 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम तापमान के मात्रक के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तापमान को मापने के लिए कई प्रकार की मात्रक प्रचलित हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन इत्यादि। डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। अब तापमान का ऐसा मात्रक क्या है? तो तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है। एक्चुअली स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि वो देखते हैं हर जगह पर डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, तो तापमान का ऐसा मात्रक वो समझते हैं कि डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है। अब हमें इसकी विस्तृत जानकारी लेना है कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली बात कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273.15 केल्विन लेंगे। यानी अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस बॉडी की टेम्परेचर को अगर हमें केल्विन में एक्सप्रेस करना हो तो वह हो जाएगा 273.15 केल्विन। यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। लेकिन हमें इसको विस्तार से जानना है कि कैसे हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ जो डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है 0.15, इसको नजरअंदाज किया जाता है। तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 273 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 जोड़ना होता है। यानी जब कभी भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो और उससे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, जो डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है उसमें 273 जोड़ देना है। और जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने की आवश्यकता हो तो हमें क्या करना होगा ना, जो केल्विन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें 273 घटा देना होगा। बस यही फंडा है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध का। अब आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है। किसी बॉडी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब हमें इस बॉडी का टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्रेस करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए? हमें इसमें 273 जोड़ देना होगा। यानी 24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो गया हमारा 297 केल्विन। उसी प्रकार जब केल्विन में दिया हुआ हो तो उससे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन दिया हुआ है, तो इस बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हमें 273 घटा देना है। यानी हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जो फंडा है वह हमने सीख चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है उबलना और वाष्पीकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन अक्सर बना हुआ रहता है। उनको लगता है कि उबलना और वाष्पीकरण कुछ एक जैसा ही शब्द हैं, लेकिन एक्चुअली उबलना और वाष्पीकरण एक चीज नहीं है, ये अलग अलग चीज है। इसको हमें समझना है विस्तार से।
पहला पॉइंट यह है कि जब किसी द्रव का ताप उसके क्वथनांक के बराबर हो जाए तो द्रव खौलने लगता है, इसे ही उबलना कहा जाता है। अब इमेजिन करें कि आप किसी वेसल में, किसी बर्तन में एक लिक्विड ले लिए हैं, पानी ही ले लिए हैं। अब अगर इसकी तापमान को आप बढ़ाएं और तब तक बढ़ाएं जब इसकी तापमान क्वथनांक तक पहुंच जाए, यानी पानी के केस में 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये पानी क्या होता है न, उसमें खौलने लगता है, उबलने लगता है और उबलकर यह वाष्प में चेंज होने लगता है। तो इसी घटना को हम उबलना कहते हैं। यानी कोई भी लिक्विड जब उसके क्वथनांक पर पहुंच जाता है और वह खौलने लगता है तो इसे हम उबलना कहते हैं। लेकिन वाष्पीकरण कुछ अलग है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। कोई भी लिक्विड जब वह क्वथनांक पर नहीं पहुंचता है, क्वथनांक से कम तापमान पर ही रहता है, उस स्थिति में भी द्रव धीरे धीरे वाष्प में बदलते रहता है और इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। आप इमेजिन करें कि एक बर्तन में आप पानी ले लिए और उसकी टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो क्या इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी? निसंदेह इसमें भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, लेकिन उबलने पर जितनी तेज रफ्तार से होती है उतनी तेजी से नहीं होगी, लेकिन वाष्पीकरण जरूर होगी। तो यानी क्वथनांक से नीचे, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की घटना को ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जो मूल बात हमारे सामने आ रही है वह है कि उबलना हमेशा क्वथनांक पर होता है और वाष्पीकरण क्वथनांक के नीचे भी हो सकती है। इस चैप्टर में कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानने की जरूरत है। बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक दोनों वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बर्फ का गलनांक जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वायुमंडलीय दाब के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। अगर आप ऊंचे पहाड़ों में जाएं तो बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक का जो मान होगा ये 0 डिग्री और 100 डिग्री न रहकर उसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप खदान के बहुत नीचे चल जाएं तो भी ये वैल्यू में कुछ चेंजिंग आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि गलनांक और क्वथनांक दोनों ही वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अगर हम समुद्र तल की ऊंचाई की बात करें, यानी जो एट द सी लेवल, जहां समुद्र तल की जो सतह होती है उस स्थिति पर अगर हम बात करें तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगी, जो कि हम जनरली लेते हैं। अगला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है जबकि क्वथनांक बढ़ता है। अगर आप बर्फ की गलनांक को ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है ये घटता है और जबकि जल का जो क्वथनांक है ये वायुमंडलीय दाब बढ़ने से बढ़ता है। यानी जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब बढ़ेगी क्वथनांक बढ़ता जाएगा। यानी 100 डिग्री में न उबलकर उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उबलने के लिए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब अगर ज्यादा हो तो। अगला पॉइंट है ऊंचे पर्वतों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्योंकि जब हम ऊंचे पर्वतों पर जाते हैं तो वहां ऊंचाई अधिक होने के कारण वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण पानी का क्वथनांक जो है वह कम हो जाती है। यानी 100 डिग्री से कम तापमान में ही पानी उबलने लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।